बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसके थ्योरी पार्ट पे चलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के। सर आज तक जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये पेपर में नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि एक एनपीवी के सवाल में नीचे 2 नंबर की एक लाइन लिखी हो कि जी कंपनी आज तक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करते हुए आ रही है, तो उसके की फीचर्स बताएं। तो की फीचर्स ये हैं भैया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टेड एसेट्स। ठीक है जी, मैं इसको नाम दे देता हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट्स। ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है ये टेक्निकली है क्या सर मेरे पास? ये मेरे पास है एवरेज एसेट्स। ठीक है जी, अब बताएं एसेट्स की वैल्यू बुक से आ रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आ रही है, प्रॉफिट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आ रहा है। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम सबको पता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन होता है, जिसमें दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि एक संक कॉस्ट जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी, या आपने कोई एसेट खरीदा हुआ है, वो आज तक आपके डिसीजन को अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है जी, आज भी आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं, आज भी जो आप बैठ के डिसीजन ले रहे हैं तो सर संक कॉस्ट आप कंसिडर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जो सर जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कंपनी के करंट कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी, कंपनी ने प्रीपेड एक्सपेंस पे किया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीपेड पे किया, उसका एक्सपेंस आज भी प्रॉफिट में आ रहा होगा, दो मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, जो मैं फीचर्स की बात कर रहा हूं अभी, मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात नहीं कर रहा, इसके फीचर्स में ही गंदगी है। क्यों सर? ये कह रहे जनाब ये बेस कर रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट हम सबको पता है सर कंटेन्स जजमेंट्स, संक कॉस्ट, एस्टिमेट्स, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। फिर सीधी सी बात है सर, जो वैल्यू आ रही है एसेट की, जो बॉटम लाइन पे वैल्यू आ रही है, ये भी सर हमारी जजमेंट पे बेस कर रही है, हमारे डेप्रिसिएशन का जजमेंट, डेप्रिसिएशन मेथड का जजमेंट, रेजिडुअल वैल्यू का जजमेंट। तो सर इसका मतलब है जो कैलकुलेट कर रहे हो इसके अंदर या तो संक कॉस्ट भी शामिल होगी सर, ठीक है, मनी ऑलरेडी स्पेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स जो है वो डिपेंड कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर, जजमेंट के ऊपर, एस्टिमेट्स के ऊपर। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये भी डिपेंड करते हैं एस्टिमेट्स के ऊपर। कैसे भाई? मैं एस्टिमेट करता हूँ लाइफ इतनी होगी, रेजिडुअल इतनी होगी, मेथड ये होगा, ये सारे एस्टिमेट्स हैं, ठीक है जी। फिर इसके अंदर एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। यानी सर आम तौर पे जो एनपीवी में जिस तरीके से हम चीज़ें लेके चल रहे होते हैं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट लो, डिसीजन की वजह से जो कैश फ्लो आ रहे हैं वो लो, नहीं सर एआरआर में ऐसा कुछ भी नहीं। एआरआर में हम करंट ईयर का प्रॉफिट उठाएंगे या इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट उठाएंगे, उसके अंदर एलोकेटेड कॉस्ट भी शामिल होगी सर, डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी, संक कॉस्ट भी शामिल होगी। और सर चूंकि मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट डिनोमिनेटर में मैंने लेनी है एवरेज एसेट्स की, ठीक है, तो सीधी सी बात है उस एवरेज एसेट्स ने सफ़र करना है डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज से, ठीक है जी। इसका मतलब है सर फीचर्स में 4 बड़े मसले। एआरआर कैलकुलेट करते हुए जो ऊपर प्रॉफिट आ रहा है उसमें संक कॉस्ट भी शामिल है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल है, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। जो बॉटम पे इन्वेस्टमेंट आ रही है सर वो एसेट्स की बुक वैल्यू से आ रही है, और बुक वैल्यू सर हम सबको पता है कि डिपेंड करती है अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर, हमारी प्रेफरेंसेस के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। पक्का जी, फीचर्स भेजे में बैठ गए, एक स्टेप आगे बढ़े हम। अच्छा जी सर, एआरआर की कैलकुलेशन कन्वेंशंस। सर एआरआर 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। कुछ लोग एवरेज प्रॉफिट को, जो सालाना एवरेज प्रॉफिट होता है एनुअल प्रॉफिट, उसको डिवाइड करते हैं ओपनिंग इन्वेस्टमेंट से। यानी मिसाल के तौर पर मैं किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो वो क्या करेंगे जनाब, एवरेज एनुअल प्रॉफिट को पूरे 5 लाख से डिवाइड कर देंगे। डन, एक तरीका तो ये। अच्छा, ज़्यादा बेहतर तरीका ये कि आप एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करें। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट लगी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसती जाती है, एसेट मेरा कम होता जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं सर। अब एग्जाम में कौन सा यूज़ करना है सर? वो कह रहे हैं व्हेन इन डाउट आपने क्या करना है सर, एवरेज वाला अज्यूम करना, ठीक है जी, एवरेज अज्यूम करना। अच्छा, फिर एक चीज़ और याद रखिएगा सर, हमारी बैलेंस शीट के ऊपर गौर से सुनना मेरे बच्चों, हमारी जो बैलेंस शीट है उसके एक तरफ से फिक्स्ड एसेट्स हैं 400 रुपये के, करंट एसेट्स हैं से मिसाल के तौर पर 100 रुपये के। सर मेरे पास इक्विटी है से 300 रुपये की, मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है से 150 रुपये का, और मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं से 50 रुपये की, और ये मेरे दोनों साइड्स 5-5 रुपये से टैली हैं, ठीक है जी। अब देखें एग्जाम में वो कहते हैं जी एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह ली जा सकती है? एक तरीका तो ये कि आप इन दोनों को ऐड कर दें।
आप कहें जी एवरेज या इन्वेस्टमेंट बराबर है किसके, इन्वेस्टमेंट बराबर है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। देन एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है सर, वो कहते हैं जी आप एक काम करें, आप अकाउंटिंग इक्वेशन अपने सामने रखें और कहें कि जी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स बराबर है सर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, प्लस करंट लायबिलिटीज़। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटीज़ दूसरी साइड पे ले आए, करंट लायबिलिटीज़ बराबर है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है सर, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, ठीक है जी। तो मुझे पता है अगर मैं दूसरी साइड पे देखूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों को हम नेट करते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, वर्किंग कैपिटल। तो सर इसका मतलब है एग्जाम में अगर आपको सर एक मिनट, एग्जाम में अगर वो आपको कहे कि जी लॉन्ग टर्म डेट इतना है, इक्विटी इतनी है, ठीक है जी, आप इन दोनों को ऐड करके इन्वेस्टमेंट के फिगर निकाल सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि आप फिक्स्ड एसेट्स ले लो बैलेंस शीट पे अगर गिवन हो, और सर उसमें ऐड कर दो क्या चीज़, वर्किंग कैपिटल। आपको जी मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा बिजनेस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल भी साथ में सर मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट इन दोनों के बराबर है। तो जैसा आपको डाटा मिला हो वैसा डाटा रख लें, ठीक है जी। या तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी ऊपर रख दीजिएगा, या सर जो फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल है वो रख दीजिएगा नीचे, यानी ठीक है जी। तो दोनों से एक ही रिजल्ट निकलेगा। अब मेरे जहन में बैठ गया सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट दे सकता है, वो दोनों में से कोई एक रख सकते हो आप, ज़्यादा बेहतर ये कि आप एवरेज रखो। और सर बाज़ औक़ात ये जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी। अगर ये सवाल में ना गिवन हो तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी के बराबर ही है। भेजे में बात बैठी, या तो आपको लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की डिटेल देगा, या वो क्या करेगा, या वो आपको सर उठा के फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दे देगा, आप दोनों को ऐड कर देना, तब भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। अब बताइए कर लोगे मैनेज, ठीक है जी। या तो पेपर में ये दोनों दे तो भी आप ऐड करके इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, या ये दोनों दे तब भी आप ऐड करके इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। फिर सर याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट एवरेज भी ले सकते हैं। एवरेज का क्या मतलब है सर, जब प्रोजेक्ट शुरू किया था उस वक्त ओपनिंग और प्रोजेक्ट के एंड पे क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, या आप एवरेज इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं या ओपनिंग ले सकते हैं। ओपनिंग का क्या मतलब है, सीधा सर जो डे 1 पे इन्वेस्ट हो रहा है। एवरेज का क्या मतलब है सर, ओपनिंग जो मेरी इन्वेस्टमेंट है और प्रोजेक्ट के एंड पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन दोनों का एवरेज। पक्का जी, हमने किया इस पर काफ़ी सारे सवाल, ठीक है जी। एक छोटा सा सर इस पर हिसाब किताब देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ सर, एक कंपनी की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स 400, करंट एसेट्स में साल दे रहा हूँ सर 100 रुपये, टोटल कितने हो गए जी 500। ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा जी, फिर करंट एसेट्स की जगह मैं नाम दे दूँ सर वर्किंग कैपिटल। अब बताएं सर एंड पे ये एसेट्स रह जाएंगे 50 रुपये के, घिसते। ये है ओपनिंग, और ये मैं ऐसा लिख दूँ सर ओपनिंग और ये क्लोजिंग। सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल 100 ही रहेगा, ये कितना होगा जी 150। तो या तो आप सर ओपनिंग बैलेंस पे निकाल सकते हो चीज़ें, ये डिनोमिनेटर में ओपनिंग बैलेंस रख लो, या फिर क्या करो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। कितना होता है ये 650 डिवाइडेड बाय 2, यह आता जी 325। तो या तो एवरेज प्रॉफिट को सर ओपनिंग से यानी 500 से डिवाइड करो, या एवरेज प्रॉफिट को क्लोजिंग से नहीं, ठीक है जी, क्लोजिंग से नहीं, ओपनिंग से कर लिया या एवरेज से। एवरेज कितना जी 325, डन है जी। या तो एवरेज से या ओपनिंग से, पक्का जी, देख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े स्टेप आगे। अच्छा जी, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको न्यूमरेटर में एवरेज प्रॉफिट क्यों लेना है, ठीक है जी। देखिए हर साल का प्रॉफिट कांस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं होता, उसका रीज़न क्या है, बहुत सारी इनकम ने सर जो ओवर द पीरियड कम होती जाती हैं, डिप्रिसिएशन है, मे बी डिमिनिशिंग बैलेंस यूज़ हो रहा हो, शुरू में ज़्यादा हो बाद में कम हो,
तो सर याद रखिएगा प्रॉफिट्स विल वेरी फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, ठीक है जी, ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एज एन इंडिकेटर प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, बिल्कुल सेम पीबीआईटी लेते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट्स मे वेरी एंड इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि आप एवरेज एनुअल प्रॉफिट इस्तेमाल करें एआरआर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। और याद रखिएगा हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो जेन्युइन प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होता है वो प्रॉफिट हम लेके चलते हैं। तो याद रखिएगा सर, आपने क्या करना है, सारे सालों का प्रॉफिट एडअप करना है और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल के आपने एआरआर के अंदर इस्तेमाल करना है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जनरली एवरेज इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा। तो हमारे इसमें समरी ये लिखनी है कि सर हमारे पास चूंकि प्रॉफिट हर साल डिफरेंट होगा, डेप्रिसिएशन में भी डिमिनिशिंग हो तो हर साल का प्रॉफिट डिफरेंट, मे भी कुछ सालों में, शुरू के सालों में जो है वो चूंकि हमारे कस्टमर्स इतने नहीं है तो कम होगी सेल्स, बाद के सालों में ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट्स बाद के सालों में ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा आपने यहाँ एवरेज प्रॉफिट लेना है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट्स। पक्का जी, बढ़े एक स्टेप और आगे, छोटी छोटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए जी, हमारे पास एक और छोटा सा सेगमेंट है डिसीजन रूल्स फॉर एआरआर। देखें, मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी ने आज फैसला लेना है कि जी उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके सामने, ठीक है जी, किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करे। तो कंपनी सबसे पहले एक टारगेट एआरआर सेट करती है, ठीक है जी, कि भाई मेरा एआरआर मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ 20%, एनीथिंग लेस देन 20% ऑफ एआरआर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास प्रोजेक्ट ए, बी, सी और डी है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट ए का एआरआर 22% है, इसका सर 24% है, इसका 18% है, इसका 16% है। अब इस हिसाब से मुझे तो सर प्रोजेक्ट ए और बी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, इन दो को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा। लेकिन आप देखें सब्जेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। ये टारगेट एआरआर कौन सेट करेगा, एक अंदाज़ा ही है ना, एक इंसान ही बैठ के सोचेगा। तो ये इशू है इसके अंदर। डिसीजन रूल है ये कि हमने जो है वो सेट करना है एआरआर, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स कंपनी डिसाइड्स ऑन व्हाट इट कंसिडर्स टू बी एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। यानी कंपनी के लिए एक एक्सेप्टेबल एआरआर क्या होगा, ठीक है जी। फिर उस एक्सेप्टेबल एआरआर से अगर प्रोजेक्ट का एआरआर हायर है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। और जो हमारे टारगेट एआरआर से कम है प्रोजेक्ट का एआरआर तो हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। ये तो एक रूल, एक तरीका हो गया। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज थोड़ा सा डिफरेंट चलती हैं, वो दूसरे तरीके से चलती हैं। मिसाल के तौर पर यार, मैंने ओवरऑल आज तक मेरी कंपनी ने, आज अगर मेरी कंपनी का ओवरऑल एआरआर कैलकुलेट करें ना, करंट ओवरऑल करंट एआरआर, तो सर मेरी कंपनी का करंट एआरआर है, मेरा 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है और मेरी सर से मिसाल के तौर पर 1 मिलियन रुपए की, या से इसको मैं 2.5 लाख कर देता हूँ, 2.5 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है और 1 मिलियन की मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट है करंट। मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ और मैं 25% का एआरआर अपने करंट ऑपरेशन से कमा रहा हूँ। अब मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सर, न्यू प्रोजेक्ट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उस न्यू प्रोजेक्ट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा फिर 40,000 रुपए का, और उस न्यू प्रोजेक्ट में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट होगी मेरी एवरेज 2 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ क्या मुझे इस एआरआर को अंडरटेक करना चाहिए हैं? अगर मैं इस एआरआर को अंडरटेक करता हूं तो सर मेरे पास इस प्रोजेक्ट का एआरआर 20% है, लेकिन अगर इसको मैंने अंडरटेक कर लिया ना तो होगा ये कि मेरा प्रॉफिट 2,50,000 और 40,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। और मेरा सर जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी सर 1 मिलियन प्लस 2 लाख हो जाएगी। तो सर अगर अब मैं अपना ओवरऑल एआरआर निकालूं जो कि पहले 25% था, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के बाद सर मेरा 2.5 लाख प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये आता है सर मेरे पास अराउंड 24%, 24.16%। अब बता क्या मेरा ओवरऑल एआरआर गिर गया। अब इसका मतलब है सर बहुत सारी कंपनीज ये सोच के चल रही होती हैं कि मेरा जो करंट एआरआर है, जो मेरे करंट जो है वो कंपनी का एआरआर आ रहा है, सर मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसका एआरआर मेरे एग्जिस्टिंग एआरआर से कम, क्योंकि मेरा ओवरऑल एआरआर फिर से गिर जाएगा। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी कंपनी के सामने आता है तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि कंपनी ये सोचती है कि यार हम हर दफ़ा बोर्ड के पास जाते हैं, बताते हैं जी हमारा इतना एआरआर है, हमारा इतना एआरआर है, और वो अगर किसी नए प्रोजेक्ट की वजह से नीचे आ गया ओवरऑल,
तो डायरेक्टर्स फिर हमें बुरी नज़र से देखेंगे कि यार इनका तो ARR गिर गया भाई, इस साल इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जबकि कंपनी को ये 20% ARR के प्रोजेक्ट में भी अच्छा खासा पैसा बच रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है डिसीजन लेने के दो तरीके हैं, या तो एक टारगेट ARR सेट करो और सारे प्रोजेक्ट्स उससे जो ऊपर हैं उसको सेलेक्ट कर लो, या कंपनी जो है ना वो एक वाटरमार्क अप्रोच से चलती है। दिस इज कॉल्ड अ वाटरमार्क अप्रोच। वाटरमार्क क्या जी? आज तक हमारा ARR यहां तक पहुंचा है, तो अब किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे दो वो प्रॉफिटेबल हो, जिसका ARR हमारे एग्जिस्टिंग से नीचे हो। हम चाहते हैं या तो हमारे एग्जिस्टिंग के बराबर हो या एग्जिस्टिंग से ऊपर हो, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे। ये डिसीजन लेने का दूसरा तरीका है। ऐसा है जी, दोनों तरीके से डिसीजन लिया जाता है। ये दोनों आपके सामने। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब।